हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी विद्यालय। माई सेल्फ एडवोकेट वीरेंद्र यादव एंड वेलकम यू ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। स्टूडेंट, आप सभी लोगों का यूपीएससी विद्यालय में स्वागत है। मैं वीरेंद्र यादव आज आज के लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज जो डिस्कस करने आप लोगों के साथ में आया हूं, आज वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज मैं एक ऐसे का इंटरनेशनल ग्लोबल पर्सपेक्टिव से थीम लेके आया हूं, है ना। तो पहली चीज़ ये कि आज हम एक ऐसे का क्लास करेंगे और स्टूडेंट आज हम एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से एक ऐसे को देखेंगे। आपको पता ही होगा स्टूडेंट, अगर आपने 2023 या 2024 का ही पेपर उठाकर आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि हर साल इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से एक टॉपिक आता है। अगर आपने 2024 का पेपर देखा होगा तो ग्लोबल पीस, नेशनल डिफेंस बजटिंग, है ना? उसके 2023 में अगर आप जाकर देखें, एक टॉपिक आया था, इंडिया एज़ द इमर्जिंग लीडर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। उसके बाद इंडियन डायस्पोरा पे एक ऐसे आया था। उसके पीछे 2022 में आप जाकर देखेंगे, व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स, ऐसे टॉपिक आया था। ये भी इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से है। उसके बाद अगर आप पिछले साल में फिर से पेपर देखेंगे, तो वॉर रिहैबिलिटेशन के लिए क्या करना चाहिए? सब ग्लोबल एंगल, ग्लोबल पर्सपेक्टिव से पूछ रहा है यूपीएससी और एक रिकरिंग थीम है, हर साल पूछता है। तो स्टूडेंट एज़ एन एस्पिरेंट, देखिए अब 6 ऐसे होता है, 6 में 4 लिखना है, तो आप इस थीम को इग्नोर नहीं कर सकते, है ना? पेपर 1 हो, करंट अफेयर्स हो, पेपर 2 हो, इंटरव्यू हो, ग्लोबल एंगल से स्टूडेंट्स आजकल बहुत हमारे समय की जियोपॉलिटिक्स में बहुत डायनामिक है, बहुत चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत ही ऑब्वियस है कि इस चीज़ को आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना? तो स्टूडेंट आज मैंने जो टॉपिक लाया है, वो भी एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से ही लाया है और आज हमारे टॉपिक है हमारा आज का कि द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एंड चैलेंजेस फॉर इंडिया। तो स्टूडेंट ये टॉपिक आज लेकर मैं आया हूँ और आप शुरू करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट, ऐसे लिखने से पहले सबसे पहले आता है 4 स्टेप्स में फॉलो करने के लिए हमेशा कहता हूँ। पहला कि आप डिकोड करिए टॉपिक को। अगर आप टॉपिक को सही से डिकोड नहीं करेंगे स्टूडेंट, तो आप कभी टॉपिक की डिमांड को समझ ही नहीं पाएंगे और आप जिस एंगल से लिखेंगे वो एक बोल सकते हैं ना, आप डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। आप मेन थीम पे नहीं लिखेंगे, आप थोड़ा डिफ्लेक्ट होकर लिखेंगे तो आपका ऐसे बहुत सही नहीं माना जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ 4 स्टेप वाइटल है हमेशा ऐसे लिखने के लिए। पहला, डिकोडिंग द टॉपिक। डिकोड करना टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात। उसके बाद मैं कहता हूँ ब्रेनस्टॉर्म करना। ब्रेनस्टॉर्म ऑफ आइडियाज़, क्या-क्या आप जानते हो? क्या-क्या आपको उस टॉपिक के बारे में पता है ना? उसके बाद मैं कहता हूँ आपसे, उसके बाद आपको देखना है, प्रायोरिटाइज़ करना है अपने आइडियाज़ को, प्रायोरिटाइज़ करना है अपने आइडियाज़ को, है ना? ये तीसरा पॉइंट मैं हमेशा कहता हूँ और लास्ट पॉइंट मैं कहूँगा एग्ज़ीक्यूट करना, पेपर पे उतारना। ये लास्ट स्टेप होता है। तो ये स्टूडेंट हर एसे लिखते वक़्त, हर आर्गुमेंट लिखते वक़्त, हर रिपोर्ट्स लिखते वक़्त ये चीज़ बहुत बढ़िया है ना? पहले अच्छे विचार कर लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, अपने पॉइंट्स को बिठा लीजिए दिमाग में, फिर पेपर पे उतारिए, है ना? ये नहीं कि लिखना चालू कर दिया फिर आप पॉइंट ढूँढ रहे हो, है ना? तो फिर कटिंग कटिंग करते रहोगे पेपर में, वो गलत है, वो टेक्निक काम नहीं करता स्टूडेंट। यूपीएससी के एग्ज़ाम में टाइम कम होता है, बहुत अच्छा बेस बनाना पड़ता है, आपको अपने फाउंडेशन बहुत अच्छा क्रिएट करना पड़ता है और फाउंडेशन बनाने के बाद आपको बहुत अच्छा ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए कि ये सारी चीज़ें मुझे इसमें पता है, ये पहले लिखूँगा, फिर ये बाद में लिखूँगा, ये बाद में लिखूँगा, पहले इंट्रो ऐसे करूँगा, कंक्लूजन ऐसे करूँगा। ये होता है स्टूडेंट एसे राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग। तो मैंने बता दिया 4 स्टेप्स होते हैं, डिकोडिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रायोरिटाइज़ और एग्जीक्यूशन। आइए अब शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट टॉपिक एक बार दोबारा मैं लिख देता हूँ, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एंड चैलेंजेस फॉर इंडिया। ठीक है? ये होगा टॉपिक हमारा। अब स्टूडेंट जैसे मैंने कहा था, पहला स्टेप क्या है हमारा, डिकोडिंग ऑफ द टॉपिक। तो अब इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अगर आपने एक टॉपिक देखा होगा 2023 में आया था कि इंडिया एज़ द राइजिंग लीडर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये टॉपिक। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वहाँ भी था, न्यू ग्लोबल ऑर्डर, ये भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहा है। तो स्टूडेंट पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या? तो आपको पता है हमारे हर लेक्चर में मैं पहले थोड़ा फाउंडेशन बिल्डिंग करता हूँ, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करके आपको बताता हूँ, फिर बताता हूँ इंट्रो ऐसा करिए, बॉडी में ये लिखिए, चैलेंजेस कैसे लिखिएगा और उसके बाद में कंक्लूजन कैसे करना है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं डिकोडिंग ऑफ द टॉपिक से। स्टूडेंट इसके लिए मैं आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड में लेकर के बताता हूँ कि द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या? अगर आप 1948 का वर्ल्ड लिखेंगे, 1948 का, इसके पहले तो आपको पता है विश्व 1900 में हम लोग चलते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। उ वन 2 वर्ल्ड वॉर लड़ने के बाद तो वर्ल्ड पूरा आप देखोगे, पूरा वर्ल्ड तो एक हिसाब से बहुत पीछे चल चल गया था। पूरा यूरोप डिस्ट्रॉय हो चुका था। पूरे वर्ल्ड में ही युद्ध चल रहा था। जापान क्या कर रहा था, अमेरिका भी वर्ल्ड में घुसा हुआ था। जापान वर्ल्ड में पार्टिसिपेट कर रहा था। पूरा यूरोप वॉर में लगा हुआ था, रशिया लगा हुआ था, जर्मनी लगा हुआ था, फ्रांस लगा हुआ था। इंडिया भी कॉलोनी था, वो भी लड़ रहा था। एक्सिस पावर, एलाइड पावर, पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गया था। तो वर्ल्ड को रिबिल्ड करने के लिए आपको पता होगा 1940 लेट 1940s में यूएन जैसी संस्थाओं का गठन किया गया। अब यूएन है जो वर्ल्ड गवर्नेंस के लिए संस्था बनाई गई, है ना? मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूँ, सुनिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या? अभी ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहा है। तो पुराना ट्रेडिशनल वर्ल्ड ऑर्डर क्या था उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूँ। तो यूएन पहले मैंने बताया वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, है ना? फिर वहाँ से आया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्ल्ड पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। बर्बादी के कगार पे था। वर्ल्ड में किसी को किसी पर ट्रस्ट नहीं करा, डिप्लोमेसी खत्म हो चुकी थी वर्ल्ड में, है ना? जब वॉर कब होता है? जब डिप्लोमेसी के सारे रास्ते बंद होते हैं तो वॉर होता है। कि आपको पता नहीं है कि आपका एनिमी स्टेट आपके साथ क्या कर देगा, तो आप पहले ही एक्टिव होके खुद ही अटैक करने चले जाते हो। डिप्लोमेसी का काम क्या होता है? वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट्स रोकना, 2 नेशंस के बीच में समझौता करना, बैक चैनलिंग से बात करना, बैक चैनल से डीलिंग करना और जब सारे डिप्लोमेटिक चैनल्स फेल हो जाते हैं तभी तो लड़ाई होती है। तो वर्ल्ड वॉर 2 होने का मतलब क्या है? पूरा डिप्लोमेसी फेलियर था, सब खत्म हो चुका था, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं था, पूरा गैप था। तो अब क्या हुआ जब वर्ल्ड वॉर में 2 युद्धों में जब पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गया तो वहाँ से यूएन जैसी संस्था की गठन किया गया कि वर्ल्ड में
वर्ल्ड एक ऑर्डर से चलेगा, एक रूल बेस्ड इंस्टीट्यूशन से चलेगा। वर्ल्ड में ऐसी संस्था बनाई जाएँगी जो वर्ल्ड में जस्टिस, पीस, डिप्लोमेसी सारी चीज़ों को फैलाएँगी और पूरे वर्ल्ड का डेवलपमेंट करेंगी। पहले वर्ल्ड में आपको पता ही है, जिसके पास पावर है वो सब कुछ है, जिसके पास पावर नहीं है वो पूरा गुलाम है, ये चलता था। पर रूल बेस्ड, जस्टिस बेस्ड, प्रिंसिपल बेस्ड, वैल्यू बेस्ड वर्ल्ड बनाने की कोशिश की गई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो वहाँ से स्टूडेंट्स की यूएन बना। यूएन उसके साथ-साथ आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ और तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए गए वर्ल्ड में। वर्ल्ड के गवर्नेंस ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए, वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन के लिए, ट्रेड अच्छा बढ़े, ग्लोबलाइजेशन बढ़े, बीमारियाँ ना हो, वर्ल्ड में जस्टिस फैले, इसके लिए सारी चीज़ें की गई। अब देखते हैं, अब ये चीज़ स्टूडेंट आपको पता होगा, वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो पावर्स बच गए थे, यूएन और यूएसआर ने ये फॉर्म किया था। अब आपको पता है उसके बाद यूएस और यूएसएसआर इनके अंदर ही लड़ाई चलता रहा काफ़ी सालों तक, है ना? आपको पता है कोल्ड वॉर का टाइम आया, फिर कोल्ड वॉर, काफ़ी टाइम कोल्ड वॉर चला। ऐसा लग रहा था यूएस और यूएसआर अब लड़ेंगे, वर्ल्ड 2 गुटों में बँट गया, है ना? एक यूएसएसआर लेड वर्ल्ड हो गया, एक यूएस वर्ल्ड हो गया। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चला, वर्ल्ड में नॉन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। जो बच गए, जो सुपर पावर्स के बाद जो लोग बच गए, वो बहुत लोग नैम कंट्रीज़ बन गई, नैम जैसे ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएँ हैं पावर में। नैम जैसे कंट्रीज़ का संगठन बना। यूएसएसआर लड़ते रहे, 1990s में आप देखोगे तो यूएसएसआर भी खत्म हो गया। यूएस एक सोल पावर बन गया, है ना? फिर बोला गया कि अब अमेरिकनाइजेशन पूरा वर्ल्ड ही अमेरिका, द एंड ऑफ ऑल कल्चर्स और अमेरिका ही सबसे बड़ा कल्चरल जायंट बन गया, है ना? यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। यूएस ही जायंट है, यूएस ही वर्ल्ड है, यूएस के लिए कोई है ही नहीं। ऐसा भी एक टाइम आया 90s के बाद। अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? अब दोबारा से सिनेरियो चेंज हो रहा है। अब दोबारा से क्या हो रहा है? अब ये जो पुराने इंस्टीट्यूशंस थे, ये जो पुराने पावर्स थे, अब इसमें भी शिफ्ट आ रहा है। अब दोबारा से क्या हो रहा है? मल्टीलैटरलिज्म जो है, वो पुराना मल्टीलैटरलिज्म था, वो अब रीडिफाइन कर रहा है अपने आप को, रीओरिएंट कर रहा है, रीडिफाइन कर रहा है अपने आप को और एक नया रूप ले रहा है ना? नया रूप का मतलब क्या है, मैंने आपने अभी देखा होगा लेटली, अब क्या है? शांघाई कोऑपरेशन, है ना? ब्रिक्स नेशंस, शांघाई कोऑपरेशन, ब्रिक्स नेशंस, जी20 नेशंस। अगर आपने देखा होगा क्वाड मीटिंग्स, क्वाड ग्रुपिंग्स, है ना? चाइना का ओबीओआर, है ना? ये चाइना लेड है, चाइना लेड अभी देखेंगे आप वर्ल्ड में एक यूएस लेड डेवलपमेंट होता है, एक चाइना लेड डेवलपमेंट भी अब होने लग गया, है ना? वर्ल्ड में पहले ग्रोथ सेंटर्स कहाँ माने जाते थे कि वेस्ट है, वेस्ट डेवलप्ड वर्ल्ड है, ये डेवलपिंग वर्ल्ड है। अब आप देखेंगे अभी इमर्जिंग कंट्रीज का भी एक ग्रुपिंग्स बन रहा है, ब्रिक्स हो गया, है ना? ब्रिक्स भी बन रहा है जैसे मैंने बताया आपको। अब आपने देखा होगा वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ था, अब ये ब्रिक्स कंट्री का भी एक बैंक बन गया है, वो ब्रिक्स कंट्रीज को पास देगा, इमर्जिंग इकोनॉमी, इमर्जिंग इकोनॉमिक्स, डेवलपिंग इकोनॉमिक्स, ये भी सब बनने लग गए अब तो। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो वर्ल्ड में एक ट्रेडिशनल चीज़ ये थी, फिर यहाँ से ये आया, फिर यहाँ से मल्टीलैटरलिज्म, अभी रीओरिएंटेड, रीशिफ्टिंग, रीडिफाइनिंग ऑफ द रिलेशनशिप वर्ल्ड में चल रहा है। रीग्रुपिंग्स हो रहे हैं, सारे कंट्रीज, एशियन आप देख लीजिए, है ना? बड़े-बड़े एफटीए साइन हो रहे हैं, ना? एशियन नेशंस को आप देख लीजिए। आपने देखा ही होगा कि लेटली कुछ सालों पहले पूरे एशियन कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, इनके बीच में बहुत मैसिव एग्रीमेंट्स इनके जिसने इंडिया साइन नहीं किया था। तो आप देखोगे रीजनल ग्रुपिंग सब बनने लगे वर्ल्ड में, शंघाई, ब्रिक्स और भी तमाम इंस्टीट्यूट। अब उसके बाद देखोगे, अब रीजनल में जो रीजनल जो ग्रुपिंग थी उसका भी रीओरिएंटेशन चल रहा है, रीडिफाइन कर रहे हैं, सारी ग्रुपिंग्स शिफ्ट होते जा रहे हैं। ब्रिक्स शंघाई क्या है, तो लेटेस्ट डेवलपमेंट ही तो है। अब आपने देखा होगा लोग चाइना 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 वर्ल्ड में जाके क्या कर रहा है, चाइना एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी फैला रहा है। जो ट्रेडिशनल मल्टीलैटरलिज्म था, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस थे, अगर आपने लेटली अभी देखा होगा तो इजराइल पैलेस्टीन वॉर था, इजराइल पैलेस्टीन वॉर जो चला, उसके बाद आप देखोगे यूक्रेन रशिया वॉर था। इसमें आपने देखा होगा कि ये यूएन जैसी संस्था थी कहाँ, कहाँ सॉल्व कर पाई ये? आज वर्ल्ड में आप देखोगे चाइना कहता है कि भैया हम ताइवान ले लेंगे, हम साउथ चाइना सी हमारा ही है, हम यहाँ से नेविगेशन राइट्स भी नहीं देंगे। तो आज आप देखोगे चाइना एक्सपांशनिस्ट होते जा रहा है, अपने अपने ओबी और मॉडल पे काम कर रहा है, वर्ल्ड में जाके बेसिस बना रहा है, ड्रग प्रेस बना रहा है। तो ये क्या है? अब ग्लोबल ऑर्डर को कोई मान तो नहीं रहा है ना, जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन थे पुराने, इंस्टीट्यूशन की मान्यता खत्म होती जा रही है। अब रीजनल ग्रुपिंग्स करने लग रहे हैं, तो पूरे वर्ल्ड में जो नया शिफ्ट आया है, वही है द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इसी को कहते हैं, जो एक नया रीओरिएंटेशन हुआ है, रीजनल ग्रुपिंग्स बन रही हैं। आपने देखा होगा तो यूएन में भी आज यूएनएससी में रिफॉर्म्स की बात चलती है, वो क्या है? आज वर्ल्ड में लोगों को लग रहा है, एशिया को लग रहा है, अफ्रीका को लग रहा है कि जो पुराने वर्ल्ड ऑर्डर हैं, वो तो हमारे काम के हैं नहीं। शिफ्टिंग होना चाहिए, रिफॉर्म्स होना चाहिए, ये भी रिफॉर्म आना चाहिए, अफ्रीकन को मेंबरशिप मिलना चाहिए। और जो ये मेजर शिफ्ट जो अभी आया है, जो ट्रेडिशनल जो पावर हाउस थे, आज वर्ल्ड में जो ग्रोथ पोल है, वो ग्रोथ पोल शिफ्ट होके एशिया की तरफ आ गए। अब माना जाता है कि 21वीं सदी एशिया की सेंचुरी होगी। पहले तो वेस्ट का माना जाता था, अब 21वीं सदी एशिया की सेंचुरी मानी जाती है। तो आप देखोगे आज आप यूएस को भी आप देखोगे, यूएस भी आप देखोगे, यूएस कहता है कि भाई मैं टैरिफ लगा दूँगा, मैं वर्ल्ड में अभी नाटो जैसे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाऊँगा, मैं डब्ल्यूटीओ से ही बाहर जाऊँगा। ये क्या है? आज एंटी प्रोटेक्शन जो एंटी ग्लोबलाइजेशन जो इफेक्ट है, वो भी चल रहा है। यूएन कहता है कि भाई यूएसए यूएसए आपने कई बार सुना होगा, ट्रेड टैरिफ की बात करते हैं। डी-डॉलराइजेशन के खिलाफ बोलते हैं कि मैं ट्रेड लगा दूँगा, टैक्सेशन लगा दूँगा। तो आज देखोगे आप, तो जो ग्लोबलाइजेशन है, जो बेनिफिट्स आज वो नहीं है। तो ये जो पूरा सिनेरियो स्टूडेंट आज जो चेंज होके यहाँ तक आया है ना, यही है द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सिंपल इतना मतलब है, जो ट्रेडिशनल ऑर्गनाइजेशंस थे, है ना? वो शिफ्ट होकर एक नया रीजनल ग्रुपिंग, नए सेट ऑफ ऑर्गनाइजेशंस बनना, नए रीजनल ग्रुपिंग्स बन रहे हैं, नए सेट्स ऑफ बैंक, नए सेट्स ऑफ रिलेशनशिप जो बन रहा है वर्ल्ड में। जो पुराना यूनिपोलर वर्ल्ड था, वो अब फिर से मल्टीपोलर बनकर रीजनल ग्रुपिंग्स की तरफ जो बढ़ रहा है। तो ट्रेडिशनल जो ऑर्गनाइजेशन थे, वो भी अब चैलेंज हो रहे हैं। तो उसी को कहा जाता है द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर।
तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट यहाँ तक तो बिल्कुल भी क्लियर है कि द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या। अब आते हैं चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या हो सकता है? इसी पे देख लेते हैं चैलेंजेस। सबसे पहले स्टूडेंट्स चैलेंजेस फॉर इंडिया। हमने टॉपिक तो देख लिया, अभी चैलेंजेस फॉर इंडिया देखते हैं। चैलेंजेस क्या हो सकता है? एंटी ग्लोबलाइजेशन। अभी आप देख के चलिए, मान के चलिए, अभी जो वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन जो आया, उसी से चाइना आज मैन्युफैक्चरिंग जायंट बन गया वर्ल्ड का। वर्ल्ड में जो फ्री ट्रेड चला, तो चाइना ने अपने माल पर एक्सपोर्ट किया, वर्ल्ड में इतना बड़ा सुपर पावर बन गया। तो जब आज इंडिया का जो टाइम आया वो चीज़ करने का, है ना? जो इंडिया का जब कैपेसिटी आ रही है वहाँ पे उस चीज़ को करने के लिए, तो आज एंटी प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स चल रहे हैं वर्ल्ड में। तो ये चैलेंज है। दूसरा क्लाइमेट चेंज। आपको पता है हमारे देश में गरीब की जनसंख्या बहुत है और हम लोग फार्मिंग पे डिपेंडेंट नेशन है ना? ऑयल पे डिपेंडेंट नेशन है, एनर्जी के डिपेंडेंट नेशन है। जब वर्ल्ड में टर्मोइल बढ़ेगा, वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन रूल बेस्ड ऑफ लॉ नहीं चलेगा और उस टाइम पे क्लाइमेट चेंज जो आपको पता है, जो पॉल्यूशन है, जो आज अर्थ वार्मिंग हो रहा है, ये सब तो डेवलप्ड वर्ल्ड का कराया गया है। आज जो सीओपी हो रहा है, आप सीओपी में आप देखोगे हमेशा क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात होती है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग में कोई भी आप कह सकते हैं कि कोई भी इवेंट सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि डेवलप्ड वर्ल्ड पैसा ही नहीं देना चाह रहा है। तो जिन्होंने पॉल्यूशन फैलाया है, वो लोग पैसा नहीं दे रहे और डेवलपिंग वर्ल्ड पे ही थोपा जा रहा है। तो ऐसे केस में जब इंडिया की पुअर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत काम करना चाह रहा है, $100 बिलियन का फाइनेंसिंग हर साल डेवलपिंग नेशंस को चाहिए, जो डेवलप्ड वर्ल्ड दे नहीं रहा है, तो ये भी तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो क्लाइमेट चेंज जब जो होगा, तो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल कंट्रीज पे ज़्यादा असर करेगा और जब इंडिया फाइनेंस नहीं है, तो काम कैसे करेंगे ये लोग? तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरा, एक्सपांशनिस्ट चाइना। एक्सपांशनिस्ट चाइना वर्ल्ड में ओबीआर के थ्रू, सिल्क रूट के थ्रू वर्ल्ड में डेप्टर्स बना रहा है, इंडिया के नेबरहुड्स में फैल रहा है, इंडियन ओशन में फैल रहा है, इंडिया का जहाँ डिप्लोमेसी है वहाँ-वहाँ फैल के एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ पे सपोर्ट कर रहा है। तो और उसी टाइम में जब ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस उस तरीके के नहीं होंगे और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाएँगे, तो ये भी तो लड़ाई झगड़े का क्षेत्र बनते जा रहा है। जब पीसी नहीं रहेगा इस क्षेत्र में तो प्रगति क्या होगी? तो ये भी एक चैलेंज है ना? और कैसा है, तो इतना टर्मोइल का टाइम है, इतना डायनामिक वर्ल्ड बन गया है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है, तो इंडिया के जो ट्रेडिशनल फ्रेंड्स हैं और ट्रेडिशनल पार्टनर्स हैं, वो भी सारे रिलेशन टेस्ट हो रहे हैं। अगर आपने देखा होगा इंडिया रशिया से बाय लॉ कर रहा है। तो यूरोप नाराज़ हो जा रहा है, यूएसए नाराज़ हो रहा है और आपने देखा होगा इटली लास्ट मंथ यूएस ने इंडिया पे सैंक्शंस भी लगाए हैं, रशिया के सपोर्ट करने के चक्कर में। ये भी हो रहा है, यूक्रेन नाराज़ हो रहा है कि भैया आप रशिया से तेल खरीद रहे हो, रशिया वो पैसा हम पे लड़ाई करने के लिए लगा रहा है। मिडल ईस्ट में आप देखोगे इंडिया इज़राइल का सपोर्टर बना है, तो मिडल ईस्ट के बाकी अरब कंट्रीज़ भी इंडिया की दुश्मनी बढ़ रही है। आप देखो ईरान के साथ हमारा रिलेशन इतना सही नहीं है अभी, क्योंकि नए प्लेयर हमको बनाना पड़ रहा है, नए फ्रेंड्स बनाना पड़ रहे हैं, तो पुराने जो हमारे दोस्त हैं वो दुश्मन बनते जा रहे हैं, तो ऐसा भी हो रहा है। आप देखोगे मालदीव का इंडिया का रिलेशन क्यों खराब हुआ है? इसलिए हुआ है। बांग्लादेश का आप देख ही सकते हैं क्या चल रहा है। तो ये क्या स्टूडेंट्स, जब ये डायनामिक वर्ल्ड बन रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, तो सारे रिलेशंस भी टेस्ट हो रहे हैं, सारे रिलेशंस भी चैलेंज हो रहे हैं। और यही एक समय में इंडिया के जो पुराने प्लेयर्स जो जियोपॉलिटिक्स है, ये भी चेंज हो रहा है और ये सारी चीज़ें इसको चैलेंज कर रही हैं, है ना? मैंने बताया एक तो क्लाइमेट चेंज, है ना? एक्सपांशनिस्ट जो चाइना की पॉलिसी है वो, जियोपॉलिटिक्स इन द नेबरहुड, एंटी ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीज़ें इंडिया के लिए एक चैलेंजेस हैं। अब आइए देखते हैं कैसे हम इसको लिखेंगे, कैसे इंट्रो करेंगे, कैसे बॉडी लिखेंगे और कैसे कंक्लूड करेंगे। स्टूडेंट पहले तो इंट्रो में आपको ये बताना पड़ेगा कि द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या? है ना? द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? कैसे हुआ? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को आपको पहले ब्रीफली 30-40 वर्ड्स में बताना चाहिए। उसके बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जन्म कैसे हुआ है? क्यों वो चीज़ें साइकिल यहाँ तक आई है? 48 से आप ट्रेस कर सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 1, 2 सब ब्रीफली बता के, 48 का यूएन इंस्टीट्यूशंस को बता के, कोल्ड वॉर को थोड़ा-सा बता के, यहाँ से आप मल्टीलैटरलिज़्म का जो आज जो मल्टीलैटरलिज़्म चैलेंज हो रहा है, एक रीजनल न्यू सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन जो क्रिएट हो रहे हैं, आज उन इश्यूज़ को टैकल करने के लिए, चाहे वो पॉवर्टी हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, या ग्लोबल जस्टिस की बात हो, रूल बेस्ड लॉ की बात हो, तो आप देखोगे आज वो चीज़ों को टैकल करने के लिए न्यू सेट ऑफ ऑर्गनाइजेशंस, न्यू सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं। वही होता है न्यू ग्लोबल ऑर्डर। और जो पहले का ट्रेडिशनल यूनिपोलर वर्ल्ड था वो मल्टीपोलर बन गया है, तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। और इसमें इंडिया के सारे चैलेंज क्या है? एंटी ग्लोबलाइजेशन का चैलेंज है इंडिया के पास, क्लाइमेट चेंज का चैलेंज है इंडिया के पास, एक्सपांसिव चाइना की पॉलिसी का है, जियोपॉलिटिक्स का चैलेंज है। ये मेजर चैलेंजेस हैं इंडिया के ऊपर। अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ कि कंक्लूजन कैसे करेंगे हम? देखिए स्टूडेंट, अगर इंडिया के पास अगर चैलेंजेस है तो अपॉर्चुनिटीज़ भी है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है ना? इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, रूल ऑफ लॉ है। हमेशा इंडिया ने पीस का साथ दिया है। इंडिया कभी एग्रेसिव नेशन नहीं रहा है। इंडिया का एक मिडल क्लास पॉपुलेशन है, एजुकेटेड पॉपुलेशन है, डायस्पोरा है। इंडिया हमेशा रूल बेस्ड लॉ की बात करता है, कभी एग्रेसर रहा नहीं है। ये सारी इंडिया के स्ट्रेंथ है, कोर स्ट्रेंथ्स है ना? इंडिया डेमोक्रेसी है और ये सारी इंडिया के स्ट्रेंथ वर्ल्ड का जो विज़न है, वर्ल्ड के जो पावर्स का विज़न है, उस सोच से अलाइन करता है। तो ये इंडिया के कोर स्ट्रेंथ भी उतने ही ज़बरदस्त हैं। तो चैलेंजेस तो हैं, पर अगर इंडिया चैलेंजेस और अपने स्ट्रेंथ पे बढ़िया खेलता है, अगर उस अपने चैलेंज के होते हुए भी अपने स्ट्रेंथ को बढ़िया अगर पोर्ट्रे करता है और वर्ल्ड के विजन से अपने आप को अलाइन करता है और इंडिया वर्ल्ड में जाकर अगर रूल बेस्ड लॉ, है ना? जस्टिस की बात करता है और अपने क्रेडेंशियल्स को अगर दर्शाता है सही से, अपने डायस्पोरा, अपनी इकोनॉमी, अपनी पॉपुलेशन, अपनी पब्लिक, अपनी सारी रिसोर्स को बढ़िया यूटिलाइज़ करता है, तो ये जो चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस ही नहीं, ये हमारे लिए एक अवसर भी हो सकता है। इंडिया अपने स्ट्रेंथ को बढ़िया चैनलाइज़ करके वर्ल्ड डिप्लोमेसी को बढ़िया से करके इंडिया ग्लोबल स्टेचर में बहुत राइज़ भी कर सकता है। ऐसा बता के आप अपने ऐसे को कंक्लूड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर था, है ना? मेरे ख्याल में ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा ये सारी चीज़ों का आप नोट्स बना लीजिए। मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट, ग्लोबल पर्सपेक्टिव से कुछ भी आएगा तो आपको लिखने के लिए काफ़ी कंटेंट मैंने इस लेक्चर में दे दिया है ना स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट दोबारा मिलेंगे अगली क्लास में। मैं आपके सामने ऐसे ही टॉपिक्स लाता रहूँगा, डिस्कस करता रहूँगा, अलग-अलग थीम्स के मैं एसेस करवाता रहूँगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आप भी वर्क करते रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा दूर है नहीं। मेरे ख्याल में आपके मैं 100 150 ऐसे टॉपिक्स करवा दूँगा, है ना? अगर आप हमारे पेड बैच में आते हैं तो वहाँ पे भी मैंने काफ़ी लेक्चर्स करवा रहा हूँ।
वो भी आप लेकर देख सकते हैं ना स्टूडेंट्स। तो दोबारा मिलेंगे अगली क्लास में, टिल देन ऑल द बेस्ट।